और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर निसन फंडोप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसीजर जो है प्रिवेंट करता है लूज़ मसल्स को। इसके अंदर जो सर्जन होते हैं लूज़ मसल्स को क्या करते हैं, टाइटनिंग करते हैं। और ये वाला जो है अगर हम लोग देखें गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि ये बेसिकली स्फिंक्टर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सर्जरी की जाती है और वहाँ के मसल्स को जो है टाई कर दिया जाता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है इसको टाई कर दिया गया है। यहाँ ये जो है डायाफ्राम, क्योंकि इसके मसल्स और फंडस के मसल्स जो थे वो लूज़ हो गए थे, जो कि स्फिंक्टर मसल्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो फंडस ऑफ द स्टमक। तो इनको टाइट करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टिचिंग लगा दी जाती है। जब स्टिच कर दिया जाता है तो फिर वो एक अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है स्टमक। और देन क्या है, ये वहीं पे कुछ ऐसे स्टिच होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, और ये वहीं पे डिज़ोल्व हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है स्टमक और डायाफ्राम जो है ये पूरा ऑर्गन क्या है, एक नॉर्मल अपनी जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली करना शुरू हो जाता है। दिस सर्जरी minimally invasive and only requires the surgeon to make a few teeny incision in the abdomen। बिल्कुल छोटा सा incision दिया जाता है abdomen के ऊपर। जब बात की जाए तो छोटा सा जो है वो उस वहाँ पे abdomen के अंदर एक सुराख करके डॉक्टर कैमरे के साथ जो है वो करते हैं, और बहुत छोटी सी वो जो है सर्जरी ये होती है। ये 2-3 दिन में जो है पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और स्टिचेस के आफ्टर 7 डेज जो है, जो ऊपर एब्डोमेन के ऊपर स्टिच होता है वो खुद ब खुद ही वो निकल आता है, या अगर नहीं तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या करना है, फ्रिक्वेंटली स्मॉल फीडिंग उसको देना है, बहुत कम मील्स देना है, और कोशिश करनी है कि लिक्विड में दे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और इजीली जो एसोफेगस से पास आउट होकर स्टमक तक चला जाए। मेंटेन करना है पेशेंट की पोजीशन बाय कीपिंग हेड एलिवेट। उसका हेड जो एलिवेट करना है, जो एक प्रॉपर नर्सिंग केयर है पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, और उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि अगर उसको लग रहा है, क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स जो है ये बिल्कुल चेस्ट के अंदर सर्जरी हुई है, तो क्या होगा कि अगर वो पेशेंट फील कर रहा है कि ऑक्सीजन उसको सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो उसके पास जो है अवेलेबल रखना है ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि अगर ऐसा फील हो तो उसको एज सुन एज पॉसिबल ऑक्सीजन जो है लगा दी जाए। और मेंटेन करना है उसका इनटेक आउटपुट जो है वो चार्ट मेंटेन करना है। केयरफुली जो है इनटेक आउटपुट देखना है कि कितना उसने खाना खाया, लाइक फीड कितनी ली है, कितना वाटर उसने लिया है, आउटपुट में कितना है, प्रॉपरली वो फंक्शन जो है उसका स्टमक करना शुरू हुआ है कि नहीं, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गई, उसने प्रॉपर सॉफ्ट स्टूल पास किया है, या लिक्विड कितना लिया है, यूरिन उसको प्रॉपरली आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग जो वो इनटेक करता है या आउटपुट जो है, ये सारी चीज़ें उसकी ऑब्ज़र्व करनी है और एक चार्ट के ऊपर लिखना है, ताकि उसकी फाइंडिंग प्रॉपरली पता चले और जो उसको उसी के अकॉर्डिंगली डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाए, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसकी डाइट को इंक्रीज़ किया जाए। उसको एजुकेट करना है पेशेंट को कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को जो है मॉडिफाई करे और अवॉइड करे जो खाना है बिफोर गोइंग टू बेड, जो है बिफोर 3 आवर्स जो है स्लीपिंग से पहले जो है 3 घंटे पहले उसने खाना खा लेना है, और ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। और उसको बिठाना है सर्जरी के बाद 1 या 2 घंटे के बाद, उसको बोलना है कि अगर उसको खाना दिया है, फूड दिया है, तो खाना खाने के बाद 1-2 घंटा वो बैठे, ताकि प्रॉपरली जो है फूड डाइजेस्ट हो। इनकरेज करना है उसको कि बहुत ज़्यादा अगर उसका ओबेसिटी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा, तो वेट को थोड़ा सा कम करे, क्योंकि ये प्रेशर जो है ऊपर स्टमक की तरफ जाता है। पेट का जो प्रेशर है वो जब स्टमक की तरफ जाएगा तो
वो वापस से ओपन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, मसल्स जो हैं लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और उसको कहना है कि उसको प्रोवाइड करना है फाइबर डाइट ले, ऐसी डाइट ले जिसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है, वेजिटेबल ले, फ्रूट ले, ताकि जूसेस ले, ताकि जो है उसका डाइट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसको जो है प्रोवाइड करना है एब्डोमिनल बेल्ट, जो बेल्ट है वो लगाए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, ताकि वो जो उसका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है या पेट जो है फूला हुआ है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जो शेप है उसमें आ जाए। और उसको जो है प्रमोट करना है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करे, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज नहीं करे जिसमें वो एकदम से क्या करते हैं लोग कि वो हैवी लिफ्टिंग जो है वो करना शुरू हो जाते हैं, वेट उठाना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत कम रेंज ऑफ मोशंस वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो स्टार्ट करे और ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करे, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज जो हैं उसको प्रिस्क्राइब करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सब्जेक्ट, आवर केयर, नर्सिंग केयर। अक्यूट पेन रिलेटेड टू स्वेलिंग एंड प्रेशर, क्योंकि उसके जो है पेन है तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और प्रेशर की वजह से क्या होगा, उसको स्वेलिंग होगी और पेन जो है उसको फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन उसके स्वेलिंग है स्टमक के अंदर और प्रेशर पड़ रहा है पेट का, तो ऑब्वियसली उसको पेन होगा। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जो उसका न्यूट्रिशन पैटर्न है वो भी इम्पेयर्ड हुआ है रिलेटेड टू लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसकी डाइट सही नहीं है, वो ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसको हाइटल हर्निया उसको हो गया, तो उसको प्रिस्क्राइब करना है कि नॉर्मल डाइट ले। हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं ऐसे प्रोसीजर जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी ओपनिंग करते हैं, तो उनको इन्वेसिव कहा जाता है, जिसके अंदर अगर हम लोग नेज़ल गैस्ट्रिक ट्यूब की बात करते हैं जो पास हो रहा है, कैनुलेशन जो है वो कर रहे हैं या कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, ये सारे इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर आते हैं। तो ये भी जो है इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर ही आता है और ये हाई रिस्क हो सकता है अगर जो है इन्फेक्टेड हो सकता है उसका वुंड अगर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए गए या प्रॉपर उसका ध्यान नहीं रखा गया, जो उसका इंसिजनल वाली जगह है जहाँ पे सर्जरी हुई है, उसका जो ओपनिंग है सर्जरी वाली, उसका अगर उसने सही से ध्यान नहीं रखा, उसको क्लीन नहीं किया या गंदे कपड़े से उसको क्लीन कर लिया है, उसने कुछ इस तरह का उसने एक्ट किया है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। रिस्क हो सकता है एस्पिरेशन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्वालिंग, अगर वो सही प्रॉपर उसके बिल्कुल एसोफेगस की सर्जरी हुई है वहाँ पे, तो हो सकता है कि वो एस्पिरेट कर जाए उसको, इसीलिए जो नर्सिंग केयर में बताया गया है कि उसको बिठा के फिर खाना खिलाना है और कुछ देर तक उसे बैठे रहने देना है ताकि प्रॉपर जो है खाना डाइजेस्ट हो जाए। नॉलेज डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है कि क्या किस तरह से केयर करनी है अपने वुंड की या किस तरह से उस सर्जरी की केयर करनी है या नेक्स्ट क्या करना है कि उसको हाइटल हर्निया ना हो, तो उसके बारे में उसको एजुकेट करना है। कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो घर पे की जा सकती हैं, लेकिन वो सीख के डॉक्टर से जो है वो सीखा जाता है। प्रॉपर जो फिजिशियंस होते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं उनसे सीख सकते हैं। और क्या करना है, बिल्कुल सीधे लेट के तो 5 मिनट तक ये जो है रिपीट करना है। अपने हाथ से क्या करेंगे, फिंगर से बिलो की तरफ जो है थोड़ा सा प्रेशर देना है, स्टर्नम के दरमियान से बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, थोड़ा लिटरली लाइट सा उसको क्या करना है, दबाना है और नीचे की तरफ पेट की तरफ मूव करना है अपनी फिंगर को, ताकि वो अगर हाइटस हर्निया हम लोगों ने पढ़ा था उसकी टाइप में कि जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है वो इस एक्सरसाइज से क्या
होता है ख़त्म हो सकती है, रिलीव हो सकती है, सही हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स्ड हाइटल हर्निया है तो वो क्या होगा, वो इस एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा, उसके लिए सर्जरी ही की जाएगी। ये स्टेप हैं एक्सरसाइज के जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हाइटल हर्निया को जो है उसकी सर्जरी के बाद। जो है ये कुछ एक्सरसाइज के स्टेप हैं जिनको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट जो है आप इस कंडीशन में वापस नहीं आए और हाइटल हर्निया वापस से ना हो। होप सो आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल जो है दी बेस्ट सोफ़ी के नाम से है। BSN स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स हैं और आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि न्यू अपडेट्स या न्यू लेक्चर अगर मैं अपडेट करती हूँ, अपलोड करती हूँ या लगाती हूँ तो आप तक पहुँच